but 99% guaranteed that you are going to score more than 220। तो DBT JRF का 2020 का रिजल्ट है और ये यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। कैटेगरी 1 में 221 मार्क्स रिक्वायर्ड था, विच इज 73%, 73.67%। 42 सवाल सॉल्व करके आ जाते हैं 50 में से, और पता चलता है 20 सवाल गलत कर दिए, वहीं पे नेगेटिव्स हो गए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट यूनिट्स है भाई, यहाँ पे 150 में से 50 करना है, एग्जैक्ट ही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सो another interesting day, another important video, another important announcement and another opportunity to make your career as bright as possible। ठीक है, so this video is about how I cleared DBT JRF with ease। I cleared this exam in 2020 in my first attempt and believe me, कोई स्पेशल तैयारी नहीं करी थी मैंने इसके लिए, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब टॉपर्स अलग अलग बहुत सारी बातें करेंगे, इतने घंटे पढ़ना उतने घंटे पढ़ना है, सच बता रहा हूँ मैंने सिर्फ CSR के लिए ढंग से तैयारी करी थी और उसके बेसिस पे ही मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया था। एंड आई गॉट 244 मार्क्स आउट ऑफ 300 विच वाज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर इन 2020। मतलब मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि माय रैंक वाज इन सिंगल डिजिट, 1 से 9 के बीच में। मुझे नहीं पता क्योंकि रैंक आती नहीं है इसके अंदर, बट 1 से 9 के बीच में कहीं ना कहीं थी। ठीक है, तो इसलिए मैं लिख भी नहीं सकता कि ये AIR है क्योंकि इसके अंदर आता नहीं है, बट कोई जरूरत नहीं है, जिनको समझना है वो तो समझ ही जाएंगे। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे हमारे पास में ऑलमोस्ट 60 डेज का टाइम बचा है अभी। अगर देखा जाए तो 20 तारीख को पेपर है और आज 16 तारीख है, तो एग्जैक्ट 61-62 डेज का आपके पास पीरियड है। अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक्स अच्छे से तैयार कर रखे हैं, थोड़ा बहुत बेसिक्स से मेरा मतलब है अगर आपको सेल्यूलर बायोलॉजी के बारे में आता है, कुछ मॉलिक्यूलर के बारे में आता है, कुछ बायोकेमिस्ट्री के बारे में आता है, आप चीजें कनेक्ट करना जानते हो, आपको बेसिक CAR-T थेरेपी के बारे में पता है और नॉर्मल CAR-T थेरेपी मतलब पता है कि भैया कुछ T सेल से रिलेटेड कैंसर के लिए इम्यूनोथेरेपी होती है, तो आपके चांसेस काफी अच्छे हैं। बाकी हम इस वीडियो में एक चीज डिस्कस करेंगे कि व्हाट यू नीड टू डू। देयर इज गोइंग टू बी 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो, जैसा बताया जा रहा है वैसा करते हो, सो इट इज not 100% but 99% guaranteed that you are going to score more than 220। एंड मैं तुमको एक चीज और बताऊंगा अभी कट ऑफ एनालिसिस में, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा उसके अंदर कि क्यों ये एग्जाम ट्रिकी हो जाएगा। चलो बात करते हैं इसके ऊपर। सो बिफोर स्टार्टिंग आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुमको अभी तक ये बात ऑलरेडी पता ही है कि डीबी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि डीबीटी क्या होता है। तो 2 सेक्शन में पेपर होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में आपके पास 50 सवाल होंगे, सेक्शन बी में आपके पास 50 सवाल होंगे। जो शुरू का सेक्शन है 50 सवाल वाला, उसमें सब कंपलसरी ही है पूरा का पूरा वो, और उसके अंदर हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर है जैसा कि तुमको ऑलरेडी पता है, और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क है। सेम फॉर सेक्शन बी, बट जो सेकंड सेक्शन है उसके अंदर क्या है, आपके पास में 150 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 50 करना है, वही 3 मार्क ईच क्वेश्चन, -1 फॉर 1 नेगेटिव अटेम्प्ट, है ना? ये बात सभी को पता है, तो उधर जाने की जरूरत नहीं है। सो वी विल बी डिस्कसिंग 3 मेजर पॉइंट्स। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इस एग्जाम के बारे में बात करते हो, अभी क्योंकि लास्ट 60-65 डेज बचे हैं, तो हम मान के चलते हैं 62 डेज बचे हैं, तो 62 डेज में आपको एक लास्ट माइल पुश देना पड़ेगा, उसके बिना होगा नहीं काम। ठीक है, लास्ट माइल पुश से मेरा क्या मतलब है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हमको एक चीज समझना पड़ेगी कि मेंटल जो ब्लंडर्स हैं हमारे, जिसको हम कुछ लोग सिली मिस्टेक्स बोल देते हैं, या कुछ लोग इसको मतलब थोड़ा नजरअंदाज कर देना बोल देते हैं कि क्वेश्चंस को ढंग से नहीं पढ़ना और वो सारी चीजें, तो आपको मेंटल ब्लंडर्स से थोड़ा सा बचना होगा। और लास्टली एक पॉइंट ध्यान रखना है कि CSR नेट का एग्जाम से ये वाला एग्जाम इजी है। बिलीव मी, ये वाला एग्जाम इजी है, स्पेशल तैयारी की जरूरत नहीं है। मैं अभी बताऊंगा कैसे करना है इसको। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ढंग से समझ के देखो, नोट्स जरूर बना लेना इस वीडियो से। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के और रात को लेटे लेटे बढ़िया 2 बजे तुम इसको देख रहे हो, कुछ नहीं होगा उससे, जीवन भर यही करते रह जाओगे, बाद में प्रॉब्लम आएगी बेटा। ठीक, चलो पहली चीज तो ध्यान रखना है कि हमको स्मार्ट वर्क पे अभी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इट हैज टू बी मोर देन दी हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, मतलब यू हैव टू गिव एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स टू स्टडीज, वो तो है ही अपनी जगह पे, बट वो 6 to 8 आवर्स किस तरीके से जा रहे हैं, कितनी एफिशिएंसी है, कितनी प्रोडक्टिविटी है, इसको चेक करना पड़ेगा। और जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उनके लिए लास्ट में एक फोकस रिवॉर्ड होगा। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू रिवील इट राइट नाउ, तो ऐसा मत करना कि डायरेक्ट स्किप करके चले जाओ, नहीं तो तुमको चीजें समझ भी नहीं आएगी। वॉच टाइम का खेल है, तुमको पता ही ऑलरेडी, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मी। अगर आप इसको देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो, और बस छोटी मोटी चीजें हैं, कुछ 1-2 काम किए थे वो लिख दिया है। और क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग कुछ भी क्लेम कर देते हैं, तो इन सबके रिजल्ट्स कुछ है मेरे पास, बट डीबीटी क्योंकि हम इस पर बात करें, तो डीबीटी JRF का 2020 का रिजल्ट है, और ये यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ये रोल नंबर है, और इसको क्योंकि ऊपर से उड़ गया था तो मैंने वापस डाल दिया। ये बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 2020, दिस इज 2020
टेस्ट पेपर, और यहाँ नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पे ये नाम आ जाएगा। ठीक है, तो सुन लेना ढंग से क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ताकि तुमको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए कि अल्टीमेटली कहानी क्या है। ठीक है, राइट, लेट्स स्टार्ट। तो पहली कहानी तो कि एमसीक्यू में हमको बात पता है कि एमसीक्यू पेपर होने वाला है हमारा, तो एमसीक्यू के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एमसीक्यू की जब अपन बात करते हैं तो दो तरीके की ब्लंडर्स एमसीक्यू में स्पेसिफिकली पॉसिबल है। सबसे पहला जो ब्लंडर होता है आपका, वो ब्लंडर होता है आपका लैक ऑफ रिविजन की वजह से, और दूसरा जो ब्लंडर होता है वो होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। एमसीक्यू एग्जाम में तीसरा कोई ब्लंडर होता ही नहीं है, चाहे तुम नीट दे लो, चाहे जेई दे लो, या कोई भी एग्जाम जो एमसीक्यू बेस्ड है, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स दे लो, इन दो ब्लंडर्स के अलावा तीसरा कोई ब्लंडर हो ही नहीं सकता। अब आप इसको किसी भी नाम से बोल दो, अल्टीमेटली वो कहानी यही खत्म हो जाएगी। लैक ऑफ रिविजन, इसका क्या मतलब है? लैक ऑफ रिविजन, जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो तो आपको कोई एक्स नाम का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, अब जब आपको एक्चुअल रियल एग्जाम में वो क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको देख के कंफ्यूज हो जाते हो और आप क्वेश्चन में ऑप्शंस में फंस जाते हो कि 1 और 2 तो एलिमिनेट कर लेते हो, लेकिन 3 और 4 में फिर तुमको समझ में नहीं आएगा कि क्या है इसका आंसर। और वो जो कंफ्यूजन होता है कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में जो आप फंस गए, वो इसलिए हुआ क्योंकि आपका उस कॉन्सेप्ट के लिए लैक ऑफ रिविजन रहा, आप चीजों को समझ नहीं पाए, आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, और इस वजह से आप यहाँ पे फंस रहे हो। तो पहली चीज तो आपको इस ब्लंडर से बचना है, दैट यू कांट डू दिस, कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार ना हो और आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि मन नहीं मानेगा, वो तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो उस चीज का एक ही सोल्यूशन है कि जितना भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से डेप्थ में, और साथ ही साथ डेप्थ, सिर्फ डेप्थ से कुछ नहीं होगा, उसको आपको कंसोलिडेट और डिटेल्ड वे में पढ़ना पड़ेगा। कंसोलिडेशन इज द की। कंसोलिडेशन की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, कंसोलिडेशन इज द की। कंसोलिडेट करना जरूरी है। फिर इधर आ जाए अगर हम लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा कम दिए हैं, या आपने पीवाईक्यूज ढंग से सॉल्व नहीं किए हैं, और आपके अंदर एलिमिनेशन कैपेसिटीज डेवलप नहीं हुई है। एलिमिनेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है जो चिट कोड्स के नाम से चलते हैं वीडियोस। एलिमिनेशन का मतलब ये भी होता है कि कौन सा सवाल अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं करना है, ये भी एक एलिमिनेशन है। तो आप ढंग से वर्ड्स को पिक नहीं कर पा रहे हो, जो कीवर्ड्स दिए जा रहे हैं कि एक्सपेक्ट पूछा है या एक्सेप्ट पूछा है, उसके अलावा आपसे एक्सेप्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, मस्ट पूछा है, या नीदर पूछा है, या फॉल्स पूछा है, ये सब समझ ही नहीं पा रहे हो। आपसे पूछा था उन्होंने नीदर और आपने लगा दिया इधर, तो इस तरीके की गलतियां, ये चीज समझ में आ रही है। तो इन सबको बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप एटलीस्ट 10 साल के तो पीवाईक्यू सॉल्व करके जाओ, और ढंग से एग्जाम इन्वॉल्वमेंट के उसमें, और इसके अलावा कम से कम 5 एफएलटीज फुल लेंथ मॉक देके जाओ, इतना काफी है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है ना। अगली बात अगर अपन इसमें और करते हैं तो हाउ यू कैन डू इट, कैसे कर सकते हो तुम ये काम। जैसे अभी हमने बोल दिया कि ये 2 प्रॉब्लम हो सकती है एमसीक्यू में, ये तो समझ में आ गया, लेकिन करे क्या, ये तो आपने दिक्कतें बता दी। करना क्या है? तो करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको फॉलो करना, सारी चीजें अच्छे से अपने आप हो जाएगी। पहली चीज, सबसे पहले अभी आज जैसे तुम इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे हिसाब से तुमको जल्दी से जल्दी अगर ये वीडियो मिल जाए तो उतनी अच्छी बात है, लेकिन अगर बाद में मिलता है, एग्जाम के बाद में मिलता है अगले साल के लिए, तो भी ये वीडियो उतना रिलेवेंट है। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो यू हैव टू नो योर करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन, कि अभी किस हद पे अपन खड़े हैं, कितने पानी में है भैया अभी अपन, और ये कैसे जानेंगे, इसको अपन समझेंगे। दूसरा स्टेप होगा हमारा, यू हैव टू एनालाइज योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, और वो स्ट्रॉन्ग एरियाज कहाँ होंगे? सेक्शन बी के लिए हम उसको एनालाइज करेंगे कि सेक्शन बी में हम कहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, हमारा जो हेड शॉट होगा वो कहाँ लगेगा। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा सेक्शन ए का लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वाइड होने वाला है, तो इसके लिए आपकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती है। जितने भी लोग तुमको बोल रहे हैं ना कि सेक्शन ए के लिए ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, वो कर लो, अगर एक बात मानो मेरी, तो सिर्फ इतनी सी बात है कि वो सब बेवकूफ बना रहे हैं, तुम बेवकूफ मत बनो, क्योंकि सेक्शन ए जो है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। इट्स जस्ट लाइक आपका प्रायर नॉलेज, आपकी कनेक्टिविटी, कंसोलिडेशन एंड द इंटरलिंकेजेस बिटवीन द कॉन्सेप्ट इज द ओनली की फॉर सेक्शन ए। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं बेटा, बिलीव मी, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ ये चीज। फिर अब अपने को एक चीज को ध्यान देना है कि जब हम ये 3 स्टेप्स कर ले, वी नो अवर करंट प्रिपरेशन, वी एनालाइज द स्ट्रॉन्ग एरियाज, एंड वी ऑल्सो नो कि भैया आपका सेक्शन ए में क्या सेटअप है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको थोड़ा सा और कुछ समझना पड़ेगा, जरा उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हमको इसमें करना है, वो नेक्स्ट थिंग आपके पास ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या आता है। जब आप इस चीज को समझ लोगे ना कि सेक्शन ए के बारे में ज्यादा लोड लेना नहीं है, स्ट्रॉन्ग एरियाज पता कर लिया, तो क्या आता है उनको और बेटर बनाने के लिए और पढ़ना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सेल बाय को क्वेश्चन किए, सेल बाय को क्वेश्चन में आपका जो स्ट्राइक रेशियो आ रहा है, सपोज करो कि वो 60% आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ब्रूस एल्बर्ट्स को स्टडी कर लो, या कूपर को स्टडी कर लो, या काप को स्टडी कर लो, या लॉडिश स्टडी कर लो, कोई भी बुक स्टडी करके, स्टैंडर्ड बुक स्टडी करके
उस 60% को कोशिश करो 80% 90% तक ले जाने की, तो आपका ये वाला जो एरिया है ये ज्यादा बेटर हो सके। और जो वीक एरियाज है, जो आपको आता नहीं है या जिसमें हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उसको इस हद तक प्रिपेयर करना है कि हमारा काम चल जाए, है ना। मतलब हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको और बेटर बनाना है, और जो वीकनेसेस हैं वो हमारे लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनना चाहिए। ऑल्दो इस पे मैंने एक स्लाइड अलग से रखी है, हम इस पे बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन। देन लास्टली, अब आखिरी चीज जो है वो हमको प्लानिंग कैसे करनी है लास्ट 60 डेज की, ये हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोसेस, हाउ टू नो द प्रिपरेशन लेवल। प्रिपरेशन लेवल बेसिकली, अब बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं प्रिपरेशन लेवल जानने के, लेकिन जो सबसे सटीक तरीका है जिसमें कोई 1% भी गलती होने के चांसेस नहीं है, वो है जो तरीका अपन अब डिस्कस करने वाले। सबसे पहले आप क्या करो, पीवाईक्यू लो। कौन सा वाला पीवाईक्यू लो, जरा इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले टेक अ पीवाईक्यू 2023 का पीवाईक्यू लो, जो 2023 का पेपर है, और उसको सॉल्व करो। कब सॉल्व करना है उसको सॉल्व करना है आपको सुबह 9 से 12 में या फिर 3 से 6 में। डीबीटी का टाइम 3 से 6 है, तो 3 से 6 में उसको सॉल्व करो। और 3 से 6 में सॉल्व करने के बाद इसके बेसिस पे अभी आप देखो कि आपका कितनी मार्किंग आ रही है। अब मार्किंग के बेसिस पे जरा ध्यान से समझना क्या सीन होने वाला है। जब आपने पेपर इसको सॉल्व किया, पेपर को सॉल्व करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, व्हेन यू सॉल्व द पेपर यू हैव टू चेक द आंसर की। इसकी ऑफिशियल आंसर की मिल जाएगी तुमको, और उस आंसर की पे चेक करने के बाद में अगर आपका मार्किंग 50 to 60 है, तो यहां से कैटेगरी 1 लाना उतना आसान नहीं होने वाला है। मैंने यहाँ पे नॉट पॉसिबल लिख दिया है, बट नॉट में सही नहीं है ये। इट इज पॉसिबल बट पूरी तरीके से नहीं। इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ, इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। ठीक है, टफ चांसेस हैं। अगर आप 50 से 60 के रेंज में फॉल कर रहे हो तो कैटेगरी 2 आ सकती है, बट 1 लाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। 150 टू 180 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहे हैं, या 180 टू 220 की रेंज में अगर आपके पास मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ये देखो कि आपका मार्क लॉस का हुआ। सेक्शन ए में ज्यादा लॉस किया आपने, या सेक्शन बी में आपने ज्यादा लॉस किया। और कौन से ऐसे टॉपिक थे, कौन से ऐसे एरियाज थे जहां पे हमको लग तो रहा था कि हमारे सवाल सही होंगे, लेकिन हमने वहां पे सबसे ज्यादा ब्लंडर्स किए हैं, सबसे ज्यादा गलतियां करी है, सबसे ज्यादा मार्क्स खोए हैं। जब ये पता कर लोगे, और एक रेंज होगी 220 प्लस, साहब आप पूरी तरीके से तैयार हो, जो कर रहे हो वो करते रहो, वीडियो को यहीं खत्म करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बट जो लोग इधर हैं वो अब ध्यान से आगे की बात सुनना। 220 प्लस है तो आ ही रहा है, तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कर रहे हो करते रहो, मस्त फोड़ने वाले हो तुम एग्जाम। चलो अपन आ जाते हैं भैया ये दो कैटेगरीज के लिए। 50 टू 60 वालों के लिए मेरे पास अभी दो तीन चीजें हैं बताने के लिए, और 150 टू 180 ये एक ऐसा रेंज है जहां पे हमको लगता है कि हम कर लेंगे लेकिन फंस जाते हैं। और ये वो जगह होती है जहां हम कैटेगरी 1 से कैटेगरी 2 में स्लिप कर जाते हैं। तो इन दोनों पे कैसे काम करना है जरा इसको समझ लेते हैं। बट मैं इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, मैं इतनी कैटेगरीज क्यों डेवलप कर रहा हूँ, इसके लिए तुमको ये कट ऑफ कंपैरिजन देखना चाहिए कि भैया सेफ जोन कहाँ है। देखो ये 2023 का कट ऑफ रेंज है। 2023 में जो कट ऑफ था वो इस तरीके से था कि अनरिजर्व का कैटेगरी 1 में 221 मार्क्स रिक्वायर्ड था, विच इज 73%, 73.67%। और अगर कैटेगरी 2 की बात करें तो 215 नंबर पे कैटेगरी 2 मिल रहा था। इसीलिए ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 194 पे या 188 पे, ओबीसी के लिए 194, 188, ईडब्ल्यूएस ओबीसी ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है। एससी के लिए 169 था, 163 था 2 के लिए, और आपका एसटी में 151, 145, और एसी में डिफरेंटली एबल्ड में भी 151 और 146। हमको बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑब्वियसली कैटेगरीज में जो डिफरेंसेस है वो बहुत सारे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन तुमको एक चीज समझना चाहिए यहाँ से कि अगर मैं 2021 के कट ऑफ की बात करूं, तो 2021 में अनरिजर्व का कट ऑफ था 194 मार्क्स, और अभी है 221 मार्क्स। तुम अगर ध्यान से देख रहे हो तो 194 मार्क्स 2 साल पहले कट ऑफ था, और अब 221 हो गया है। तुम अगर ध्यान से समझ पा रहे हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 27 नंबर का गैप आ रहा है। तो 27 नंबर का गैप का सीधा सीधा मतलब ये है कि पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा इजी हुआ है, या बच्चे ज्यादा अच्छे से तैयारी करने लग गए हैं। अब तुमको जो सही लगता है तो वो मान के चलो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर आप 230 प्लस स्कोर नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका बहुत मुश्किल है ये चांसेस क्रिएट करना कि आप कैटेगरी 1 में क्वालिफाई कर पाओगे। आई हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि तुम्हारी करियर का सवाल है, और मैं सब्सक्राइबर गेन वगैरह के लिए वीडियो डेवलप नहीं करता हूँ, ठीक है। सो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगी कि 230 नंबर के आसपास तो अपने को जाना ही पड़ेगा। उससे ऊपर अगर अपन खेलेंगे तो हमारा कैटेगरी ए में 100% सिलेक्शन है ही है, ठीक है। फिर आगे बढ़े, और बट अब कैसे करना है, जैसे अब पहली चीज तो अपन ने समझ ली प्रिपरेशन लेवल कैसे देखना है। अब हाउ यू हैव टू एनालाइज योर वीक एरियाज और व्हाट नीड्स टू बी डन। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दोनों ही सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है, और जब आप सेक्शन ए की बात करते हो तो यहां पे ना बहुत ज्यादा डेवलप करने की कोशिश मत करो। क्या मतलब है मेरा, मान लो तुमने जब पहली बार सॉल्व किया था तो तुम्हारे 30 क्वेश्चन सही हुए थे सेक्शन ए के, और मान लो तुमने 50 सवाल अटेम्प्ट में से 50 में से मान लेते हैं हमने 42 अटेम्प्ट किए थे,
और बचे हुए 12 जो क्वेश्चंस थे वो हमने गलत किए। तो आपको ये टारगेट बनाना है कि आपको इस 30 को 35 तक लेके जाना है, और एक्चुअल पेपर में आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो 35 टू 38 के आसपास होना चाहिए। दैट्स इट। इसके अलावा सेक्शन ए में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक एग्जांपल लिया है। अगर मैं एक रियलिस्टिक एग्जांपल लूंगा तो रियलिस्टिक एग्जांपल सेक्शन ए का कुछ ऐसा होगा कि आपने सपोज करो कि 40 क्वेश्चंस बनाए, 20 सवाल आपके उसमें गलत हो गए, एंड बिलीव मी ये हो सकता है, क्योंकि सेक्शन ए का क्वेश्चन दिखता बहुत ईजी है और होता बाद में कुछ और ही निकल के आता है। तो 40 सवाल आपने उसमें से अटेम्प्ट किए, 20 आपने बनाए, तो कोशिश करो कि आप 30 के आसपास अटेम्प्ट करो और 28 के आसपास सही करके आओ। ये बात समझ में आ रही है? ये एक पॉइंट समझना कि सेक्शन ए में बहुत ही कम चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा गुड रिवॉर्ड्स आने के, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत विड्थ पे पूछे जाते हैं, और आप बहुत सारी चीजें तैयार नहीं कर सकते हो 60 दिनों में। लेकिन जब हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं जो कि बिल्कुल नीचे लटके हुए ब्राउनी पॉइंट्स टाइप के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। क्यों ऑप्शन बहुत ज्यादा है? 150 सवाल है, करना उसमें से 50 ही है। सही बात है, मतलब ये सीएसआर नेट जैसे ही हो गया ना, 75 में से 25 करना होता है वहां पे, यहाँ पे 150 में से 50 करना है, एग्जैक्ट ही है, इक्वल है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, तो अगर आप कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तो ये 50 क्वेश्चंस निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो सेक्शन बी पे तुमको कमांड ऐसी बनानी है कि ये जो 50 सवाल अपन यहाँ पे कर रहे हैं, इस 50 में से 40 के आसपास अपने सही होना ही होना चाहिए किसी भी सूरत में। जब हमारे यहाँ पे 40 सही है मिनिमम, तो ये हमारे यहाँ पे 3 नंबर के हिसाब से 120 नंबर लेके आ जाते हैं, और यहाँ पे जब हम 28 से 30 सही करेंगे तो ये भी हमको कुछ मदद करेंगे, तो इसके बेसिस में हमारा जो स्कोर है वो डेवलप हो जाएगा। बट यहाँ पे भी एक रिस्की फैक्टर है, तो आपको इस सेक्शन ए में एक कोशिश करना चाहिए कि आपका जो स्कोर प्राइस है वो एटलीस्ट 30 प्लस रहे, मतलब जो क्वेश्चन है ना 30 प्लस रहे। तो जब आप इतना स्कोर करोगे तब आपका जाके सेटअप बनेगा। मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, मैंने सेक्शन बी में 50 के सब पूरे अटेम्प्ट किए थे ऑब्वियसली, और इसमें मेरा 47 सही थे। और सेक्शन ए में आई थिंक आई हैव सिक्योर्ड 38 मार्क्स, 38 क्वेश्चंस करेक्ट। तो ये इस आसपास ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट फिगर अभी मुझे याद नहीं, बट ऐसा ही कुछ था। तो आपको एक तो स्ट्राइक रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा। अब जब आपको 230 नंबर के ऊपर जाना है तो फिर आपको इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि आप कैसे यहाँ से स्कोर खींच रहे हो, क्योंकि 150 नंबर का सेक्शन ए है और 150 का ही सेक्शन बी है। तो यहाँ पे 150 में से 110 115 तक जाना पड़ेगा, और यहाँ पे 150 में से 130 से के आसपास जाना पड़ेगा। मतलब मुझे पता है कि ज्यादा लग रहा होगा तुमको, बट ये करना ही पड़ेगा बेटा, जनरल वालों को तो करना ही पड़ेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है कि आपको अपने जो वीक एरियाज है उनको एनालाइज करते हुए स्ट्रॉन्ग एरियाज को रिवाइज करना है, और कोशिश करना है कि यहाँ पे आप 130 के ऊपर खींचो, और यहाँ पे आप कोशिश करो कि 110 115 तक ले सको। इतने में हो जाएगा अपना काम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना है कि सेक्शन ए के लिए करा क्या जाए। अब हमने तो बोल दिया कि सेक्शन ए में तो भैया आप कुछ कर ही नहीं सकते, फिर आप बोल रहे हो कि वहां पे 110 120 नंबर तक लेके आओ। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सेक्शन ए जो है वो सबके लिए अलग है। इसका क्या मतलब हुआ? एक ही तो पेपर आ रहा है, सबके लिए अलग कैसे हुआ? सबके लिए अलग इसलिए हुआ क्योंकि हर एक बंदे के लिए सेक्शन ए अलग तरीके से बिहेव करेगा, तो इसमें कोई भी वन साइज फिट फॉर ऑल वाली स्ट्रेटेजी नहीं लगती है। यहाँ पे जो चीज चेक की जाएगी वो आपकी नॉलेज की विड्थ चेक की जाएगी, कितना अलग अलग चीजों के बारे में आपको पता है, ना कि डेप्थ चेक की जाएगी, जो कि सेक्शन बी में की जाती है। एक की वर्ड है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल कंजेक्चर। लॉजिकल कंजेक्चर का मतलब क्या होता है कि किसी क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत ज्यादा पता तो नहीं है, बट आप वहां पे उसके बारे में सोचते हो, और ऑन द बेसिस ऑफ योर लॉजिक्स और प्रायर नॉलेज you try to find the answer. That is logical conjecture, and in most cases that answer is correct. Getting it? जैसे एग्जांपल दे देता हूँ कि उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि देयर इज अ क्यूब एंड द ये क्यूब है, और मतलब ये गड्ढा है एक, और इसकी जो साइज है मान लो ये 1 मीटर है इस तरफ से, ये 0.5 मीटर है, और ये 0.5 मीटर है इधर से भी, और इधर से भी 1 मीटर है। तो इस तरीके का है कि हमने यहाँ पे एक होल जैसा कर दिया है क्यूबॉइडल शेप में। तो आपको बताना है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम होगी मिट्टी की वो कितनी होगी। तो लोग बाग क्या करेंगे कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम लगा के और यहाँ पे लगा देंगे, बट यहाँ पे तो जीरो होगा ना आंसर, क्योंकि मिट्टी तो यहाँ से निकाल दी तभी तो ये गड्ढा हुआ है। तो ये लॉजिकल कंजेक्चर था जिसमें मैंने अभी तुमको एग्जांपल दिया कि यहाँ कोई मिट्टी तो होगी नहीं ना, क्योंकि यहाँ तो खड्डा कर दिया है। तो इस तरीके से लॉजिकली कंजेक्चर अपने को लगाना है। सेक्शन ए में प्लीज ध्यान रखना, कोई भी रैम्बो एफर्ट नहीं लगाना है। लोगों को मैंने देखा है कि वो 40-50 सवाल में 40-40 42-42 सवाल सॉल्व करके आ जाते हैं 50 में से, और पता चलता है 20 सवाल गलत कर दिए, वहीं पे नेगेटिव्स हो गए और बहुत दिक्कत हो गई। तो इसीलिए ये बात बहुत खतरनाक है कि आप ज्यादा अटेम्प्ट मत करो, कम अटेम्प्ट करो, लेकिन अपनी एक्यूरेसी ज्यादा मेंटेन करो। सेक्शन ए में ध्यान रखो कि 100 प्लस स्कोर करना जरूरी है, बट 150 स्कोर करना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया।
दूसरी चीज इसमें ध्यान रखने वाली जो है वो ये है कि आपको है ना जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आप तो आपको ना थीम्स पकड़ना सीखना पड़ेगी कि किस थीम पे क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, क्योंकि वो थीम्स रिपीट होती है सेक्शन ए में तो स्पेसिफिकली रिपीट होती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि 10 साल के पीवाईक्यूज और उसको पूरा का पूरा एनालिसिस ढंग से करना है। ऑल्दो मैं ट्राई करूंगा कि एक अच्छा वीडियो लेके आऊं तुम लोगों के लिए जिसमें हम एनालाइज करें क्वेश्चंस को भी। नाउ आखिरी फोर्थ पॉइंट, डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने ऑलरेडी ये चीज बता दी है तुमको कि है ना अपने जो भी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करो वाया एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल से रिवाइज करना है। एग्जांपल के तौर पे मान लो तुमने मेम्ब्रेन पढ़ा और मेम्ब्रेन पढ़ने के बाद में तुमने वहां पे उसकी फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो उसमें दो कॉन्सेप्ट अपन बात करते हैं। एक बात करते हैं अपन चेन लेंथ की, जो आपकी फैटी एसिड्स होते हैं उनके चेन लेंथ की बात करते हैं, और दूसरा हम उनके सैचुरेशन अनसैचुरेशन की बात करते हैं। तो ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये मैं एक्टिव रिकॉल कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई नोट नहीं है, मैं उस नोट को बिना खुले ही उसको रिवाइज कर रहा हूँ, अपने दिमाग में चला रहा हूँ। तो इस तरीके से तुमको भी चीजें चलानी पड़ेगी। और जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनको आपको बहुत ज्यादा नहीं इतना लोड लेना है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको बार बार रिवाइज करते हुए एक्टिव रिकॉल करना है। वीकनेसेस को इस हद तक प्रिपेयर करना है कि वो लिमिटिंग फैक्टर ना बने। इकोलॉजी में हम बात करते हैं ना लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसमें हम बोलते हैं कि कोई स्पेसिफिक जो सबसे कम चीज होती है वो आपका क्या होती है, पॉपुलेशन को या कम्युनिटी को ग्रो करने में लिमिट करती है। तो यहाँ पे सिलेक्शन का भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है जो आपके वीकनेसेस है। तो आपको उसको इतना ही बनाना है कि वो आपका लिमिटिंग फैक्टर ना बने। दैट्स इट, बाकी इसमें कोई और अलग से करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आखिरी चीज, हाउ यू शुड डू योर नेक्स्ट 60 डेज प्लानिंग। सबसे पहली चीज तो जो पीछे चार चीजें बताई है उसको बहुत ध्यान से सुनो, उसके नोट्स बनाओ। वापस एक बार समराइज कर देता हूँ। पहले तो अपना ये पता करो पेपर पैटर्न कितना है, कितना हम स्कोर कर रहे हैं अभी के हिसाब से 2023 के पेपर पे। फिर उसके बाद अपने वीक एरियाज को पता करो, स्ट्रॉन्ग एरियाज को पता करो, कहाँ कहाँ हमने सिली मिस्टेक्स करी है वो पता करो। वो पता करने के बाद में जो भी वीक एरियाज है उनको अच्छे से फटाफट रिवाइज करो। दूसरी चीज जो आपकी वीकनेसेस हैं, सॉरी जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको अच्छे से रिवाइज करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो ताकि उसमें सिली मिस्टेक्स ना हो। और जो वीक एरियाज हैं उनको आप इस तरीके से तैयार करो कि वो आपका लिमिटिंग फैक्टर ना बने। तीसरी चीज ये है कि आपका कट ऑफ का ध्यान रखो। तो सेक्शन ए जो है उसको इस हद तक तैयार करो कि आप उसमें 100 नंबर के आसपास ला सको, और जो सेक्शन बी है उसमें आपको 130 140 के आसपास लेके आना है, वो टारगेट बना के चलो। उसके बाद में अगली चीज जो है, ये 4 स्टेप करने के बाद विटामिन सी आपकी डाइट में होना ही चाहिए। तो विटामिन सी के लिए आप या तो आंवला ले सकते हो, आंवले का मुरब्बा ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दूसरी चीज, गुड नाइट, बहुत शानदार स्लीप होनी चाहिए, वेरी गुड नाइट स्लीप होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जो स्लीप है उसमें हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी इन्वॉल्व है, और न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से हम चीजें ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो वो न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से ये करो। और अब से दिन में सोना प्लीज बंद कर दो। दिन में 3 से 6 आपका मोस्ट अटेंटिव और एफिशिएंट टाइम पीरियड होना चाहिए जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा अटेंटिव और एफिशिएंट रहो। और आखिरी चीज, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सॉल्व करो। ज्यादा से ज्यादा मतलब कितना, आई थिंक 10 to 15 यूनिट टेस्ट जो भी आपके हैं, पर्टिकुलरली एक यूनिट जो भी आप तैयार कर रहे हो उस पर 1 से 2 टेस्ट पर यूनिट। उसके अलावा आपके एफएलटीज कम से कम 5 से 7 एफएलटीज और पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज। ठीक है, अच्छा पीवाईक्यूज ढंग से सॉल्व कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पीवाईक्यूज और एफएलटीज जब भी दो तो 3 से 6 के पेपर में दो। मतलब टाइम जो होना चाहिए आपका वो 3 से 6 के बीच में होना चाहिए, ताकि आपका जो अरेंजमेंट है वो बार बार जो आपकी सर्काडियन रिदम है वो ऐसे सेट हो जाए। दूसरी चीज, सेक्शन ए के लिए सीएसआर का जो सेक्शन बी का पैरामीटर है, तो पिछले जो 5-6 साल के सीएसआर के सेक्शन बी के क्वेश्चन है उनको एक बार रिवाइज कर सकते हो। यूजुअली रिपीट हो जाते हैं डीबीटी का क्वेश्चन सीएसआर में और सीएसआर का डीबीटी में। तो बी करना है, सी करने की जरूरत नहीं है, सी ज्यादा हो जाएगा। राइट, सो आई होप ये सारी चीजें तुमको समझ में आ गई होगी। बाकी फाइनल डे के बारे में मैंने स्लाइड तो बनाई थी, लेकिन मैं अभी इसको छोड़ता हूँ। कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको हम अलग से देखेंगे। नाउ इट्स द टाइम फॉर फोकस रिवॉर्ड। फोकस रिवॉर्ड में दो चीजें इंटरेस्टिंगली मैंने तुमको यहाँ पे कोशिश करी है समराइज करने की। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। तो ये जो 7-8 यूनिट तुम्हारे सामने दिख रही है ये सारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से करके जाओ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, आरडीटी बहुत अच्छे से करके जाना है। बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स मतलब बायोकेमिस्ट्री, डिजीजेस एंड इनहिबिटर्स। डिजीजेस कौन कौन सी अलग अलग डिजीजेस हैं, जैसे मैं अगर पूछूं कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टाई ये कौन से वाली कोलेजन की क्लास से रिलेटेड है, या कौन से फिब्रिलिन है, या नेटवर्क फॉर्मिंग है, किस तरह के कोलेजन से रिलेटेड है। इनहिबिटर में अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि साइक्लोहेक्सामेट है वो काय में काम करती है, प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में या दोनों में, या ट्यूनिकामाइसिन क्या होती है, तो ये इनहिबिटर्स के क्वेश्चन हो गए। टूल्स एंड टेक्निक्स अगेन इंपॉर्टेंट है। टूल्स एंड टेक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, इस पे स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगा मैं। फिर आ जाते हैं अपन प्लांट फिजियोलॉजी, अच्छे से करके जाना ही है ऑब्वियसली। इसमें हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, फाइटोक्रोम क्रिप्टोक्रोम इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए। स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन मोड है ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो सारी चीजें, chi स्क्वायर टेस्ट, टी स्क्वायर टेस्ट।
और फिर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है कि एक तो मेंडेलियन प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, लिंकेज से क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार वो जीन डिस्टेंस निकालने के लिए पूछ लेंगे, इस तरह के छोटे मोटे सवाल आते रहते हैं। तो इतना तो मिनिमम करना है तुमको। सेक्शन बी में अगर इसको ढंग से तैयार करके जाते हो तो मेरी गारंटी है कि सेक्शन बी में तुम 140 के आसपास स्कोर कर जाओगे, बिलीव मी, अगर ये यूनिट्स बहुत अच्छे से तैयार है तो। अब कुछ रिस्की बेट्स हैं, इनको समझना भी जरूरी है। क्या क्या रिस्की बेट्स हैं? अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन स्किल्स में थोड़े से कमजोर हो, क्योंकि बीइंग अ बायोलॉजिस्ट हम ये चीज समझते हैं कि मैथ्स में हमारा थोड़ा हाथ कभी कभी कच्चा रह जाता है रेगुलर प्रैक्टिस ना होने की वजह से, तो इसमें एक तो यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है अपने लिए। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स जहां पे आप फेमिलियर नहीं हो उनके साथ में, जैसे केएमवीएम के न्यूमेरिकल तुमसे बनना चाहिए। जब आप एंजाइम पढ़ के जा रहे हो तो केएमवीएम बनाने आने चाहिए आपको, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आने वाले तो वो बनना चाहिए। ऐसे ही अगर आपका क्वांटासोम से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो वो बनना चाहिए। ये ऐसे न्यूमेरिकल है जो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ रहा है तो बनना चाहिए। कितने उसकी रिकॉग्निशन साइट्स होंगी, कितने फ्रेगमेंट्स बनाएगा, पिकोमोल, यूनिट कन्वर्जन थोड़ा बहुत पिकोमोल वाला यहाँ पे भी आ गया है, बट अल्टीमेटली वो रिलेटेड ही रहेगा। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम छोड़ सकते हो। इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये थोड़ी सी उन लोगों के लिए यूनिट है जिन्होंने इसमें मास्टर्स किया है। बाकी अगर तुम्हारा मास्टर्स इसमें नहीं है तो यू कैन स्किप इट आउट, इससे सिलेक्शन नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, चिंता मत करो। ठीक, इसके अलावा प्लीज ध्यान रखना पीवाईक्यूज जो है वो आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी का इंडिस्पेंसिबल हिस्सा है, तो आप इसको कृपया करके भूले नहीं। एंड लास्टली, आई होप यू गॉट सम पॉइंट्स रिलेटेड टू हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माय डीबीटी। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड 1 और 2 पॉइंट्स। इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखो, नोट करो, अपना सेटअप बनाओ, और अल्टीमेटली अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट्स करो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर एज मच एज आई कैन। ठीक है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना जरूर करूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर।